Hello students, welcome to one more lecture of super fast revision plus important questions. क्लास 10th के लिए आज मैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का रिवीजन लेकर आई हूँ। ये चैप्टर 6 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में। जो हमने सैम्पल पेपर को एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। और इस वाले क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स पहली 2 एक्सरसाइज कर लें, आखिरी 2 छोड़ दें, तो मे बी कि उनका काम चल जाए। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगी कि देयर आर 15 चैप्टर्स इन योर बुक, क्लियर। और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 11 इनका कंप्लीट सुपरफास्ट रिवीजन विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब बात आ जाती है इन बाकी बचे हुए चैप्टर्स की, जिनमें 13th चैप्टर को अब हम कवर कर लेंगे। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 10 और 12 का कॉमन रिवीजन मैंने लास्ट ईयर कराया था। अब कई बच्चों को लगता है कि सफिशिएंट नहीं है। बेटा, इतना ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास भी कि मैं सभी लेक्चर्स एक दिन में अपलोड कर सकूं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अपलोड अ लेक्चर ऑफ 1 आवर। 1 घंटे के लेक्चर के लिए मुझे 3 से 3.5 घंटे कम से कम लगते हैं। आपको शूट करना है, आपको एडिट करना है, अपलोड करना है। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुने कि इन दोनों चैप्टर्स का जो मैंने लास्ट ईयर रिवीजन कराया था उसमें 12.2 का शायद केवल 6th या 7th क्वेश्चन डिलीटेड था। अदरवाइज ये दोनों चैप्टर्स लास्ट ईयर पूरे आए हुए थे, तो इनका कंप्लीट रिवीजन मैंने वहाँ डाल रखा है। उनको आप देखें। सैम्पल पेपर और प्री बोर्ड, बार बार मैं यही बात कह रही हूँ। आप ये बातें मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछते हो, शायद आप मेरे लेक्चर पूरी तरह नहीं देखते हो, वरना मैं एक एक छोटी छोटी बात उनमें बता रही हूँ। सैम्पल पेपर्स हैं 2 तो अपने, और प्री बोर्ड का 1 पेपर है। तीनों तो ये कर लीजिए। और ये रिवीजन पेपर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं अपने आप सॉल्व, तो आपके 60-70% से ऊपर मार्क्स श्योर आ जाएंगे। फिर सुन लीजिए, चैप्टर नंबर 10 और 12 का रिवीजन वीडियो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। अब कई बच्चे बार बार कहते हैं मैम लिंक भेज दीजिए। आपने जस्ट यूट्यूब को ओपन करना है और आपने अपना माइक ऑन करना है और आपने सिर्फ वहाँ पर बोलना है सुपर फास्ट रिवीजन क्लास 10th, और जो भी चैप्टर नंबर आपको चाहिए आप बोल दीजिए, चैप्टर 10 या चैप्टर 12। आप देखेंगे सबसे पहले मेरा ही लेक्चर आएगा, क्योंकि इस सीरियल से, इस नेम से, इस टॉपिक से लेक्चर मैं ही बना रही हूँ। अदर टीचर्स 1 शॉट के नाम से लेक्चर्स बनाते हैं। तो सिर्फ आपने यूट्यूब पर इसको टाइप करना है या बोलना है, ये लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। दूसरी बात एक और मैंने बताई है कि क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नाम से भी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, जिसमें हर चैप्टर के, हर पिछले साल, सभी सालों के मार्क्स वाइज, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 के, 4 के, 5 के सभी क्वेश्चंस अपलोड हैं, थोड़ा डिलीटेड को छोड़कर। तो उनको यहाँ मैंने कवर कर दिया है। अब 13वां चैप्टर हम करने लग रहे हैं। 14th और 15th की और सुन लीजिए अब मेरी बात। इनको भी मुझे टाइम लगता है तो मैं ज़रूर कराऊंगी। 15th तो कुछ भी डिलीटेड नहीं था, तो 15th को भी आपने लास्ट ईयर से काम चलाना है। 14th में केवल स्टेप डेविएशन मेथड आपका लास्ट ईयर डिलीट था, तो इस बार जैसे ही मुझे टाइम लगता है मैंने इसका लेक्चर फटाफट आपका डाल देना है। अब मेरे पास केवल 7th और 14th रह जाते हैं, तो 7th में आपका मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी लास्ट ईयर वाले के साथ ही मर्ज करके, क्योंकि लास्ट ईयर 7.3 डिलीटेड थी, वरना 7.1 और 7.2 का लेक्चर तो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कीजिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड द रिविजन ऑफ ऑल चैप्टर्स, ठीक है। बाकी इतना सारा मटेरियल आपके पास है, सैम्पल पेपर आपके पास है, प्री बोर्ड आपके पास है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इनको तो कीजिए, बहुत ज़्यादा हैं ये। और 13th आपको 12 तारीख को मॉर्निंग में मिल जाएगा। जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो 12 तारीख आ चुकी होगी, तो आपके पास 2 दिन रह जाते हैं। तो उन 2 दिन में आप इन सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है।
ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इन लेक्चर से आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और अगर मिली हो तो इन्हें आप अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो अब मैं चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन यहाँ स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब 13th चैप्टर का, जैसा कि नाम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अब इस 10th क्लास में जो आपने देखा है वो अलग अलग शेप्स को मिला के, 2 या 3 शेप्स को मिला के जो नई शेप्स बनेंगी उनका क्षेत्रफल और आयतन आपने समझना है। और उनको समझने के लिए इन सभी बेसिक शेप्स के फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के आपको याद होने चाहिए। तो इसकी टेबल मैंने यहाँ बना दी है, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, जल्दी से याद कर लो क्योंकि 2 ही दिन रह गए हैं आपके पास। सबसे पहले आ जाइए घनाभ या क्यूबॉइड पर। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है। जैसे ईंट हो जाती है, टोटल सरफेस एरिया 2LB + BH + HL, चारों तरफ का कर्ड सरफेस एरिया कह लो, चार दीवारी का क्षेत्रफल कह लो, 2 × L + BH, और वॉल्यूम हो जाती है LBH। घन में और घनाभ में, क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ इतना फर्क है कि इन तीनों की वैल्यू यहाँ इक्वल हो जाती है, L तो 6L² 4L² L3। सिलेंडर, गिलास, जैसे ये मेरा चौक होल्डर भी सिलेंड्रिकल है, तो नीचे वाले बेस की रेडियस R, हाइट H है, तो टोटल सरफेस एरिया 2πr × R + H, कर्ड 2πRH, और वॉल्यूम हो जाती है πr² H। समझ रहे हैं ना आप? ये हमारा आ जाता है ये वाला, ये आप यहाँ से लेकर चलेंगे इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ूँ तो शंकु, आइसक्रीम, सॉफ्टी, जोकर की टोपी, इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। बेस का रेडियस होता है, स्लांट हाइट होती है, और हाइट ऑफ द कोन जिसे हम H कहते हैं। पहले तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो कि ये है, L² = R² + H²। मीन्स अगर आपको तीनों में से कोई 2 टर्म दे रखी है तो आपने इसको यूज करके तीसरी टर्म निकाल लेनी है। कर्ड सरफेस एरिया πRL, टोटल πr × R + L, और ये वॉल्यूम है 1/3 πr² H। गोला, स्फीयर, गेंद, फुटबॉल, कंचा, अर्थ, ठीक है, उनमें केवल एक रेडियस होता है, तो टोटल सरफेस एरिया 4πr²। कर्ड सरफेस एरिया होता ही नहीं है फुटबॉल का, क्योंकि फुटबॉल की कोई कर्ड सरफेस होती ही नहीं है, हर तरफ से एक सी होती है। अगर आप मेरे साथ रेगुलर टच में हैं तो 13th चैप्टर का रिवीजन मैंने अपनी क्लास में जो कराया था, जो भी मैंने पढ़ाया था, वो साथ साथ मैंने अपलोड भी किया था। तो 4πr² ये होता नहीं है, और वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 πr³। हेमिस्फीयर आ जाओ, फुटबॉल को बीच में से काट दो, अब इसके 2 फेस बन जाते हैं, ऐसे और ऐसे 2 सरफेसेज हो जाती हैं। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया तो हो जाएगा फुटबॉल का हाफ, 2πr²। टोटल में ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा 3πr², और हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है, अर्धगोले की जो वॉल्यूम है, वो इससे हाफ हो जाएगी 2/3 πr³। यहाँ तक सब आपने 9th क्लास में पढ़ा था। 10th में आपकी एक शेप आ जाती है छिन्नक। मैं पूरे चैप्टर को इकट्ठा लेके चलूंगी। छिन्नक क्या है? ये आपकी जोकर की टोपी है, इसको हम ऐसे कट कर दें, ठीक है। जोकर की टोपी है या आइसक्रीम है, सॉफ्टी का कोन है, उसको आपने ऐसे कट कर देना है, तो बाल्टी टाइप में जो शेप बनती है, ऊपर भी सर्कुलर, ऊपर बड़ा सर्कल है, नीचे छोटा सर्कल है, ये फ्रस्ट्रम या छिन्नक कहलाती है। इसकी 4 डायमेंशन होती है। नीचे वाला सर्कल बड़ा है तो उसका रेडियस R1, ये बात आपने यहाँ नोट करनी है कि R1 हम हमेशा R2 से ग्रेटर लेकर चल रहे हैं। L स्लांट हाइट है और H हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम है। तो सबसे पहले तो इन तीनों में रिलेशन होना चाहिए। फ्रस्ट्रम के सारे फॉर्मूला के लिए आपको कोन पर डिपेंड रहना है, कोन से ही मिलते जुलते हैं, तो आप आसानी से याद कर पाओगे। सबसे पहले तो स्लांट हाइट पर आ जाओ, इसको आप कैसे निकाल रहे हो? L हो जा रहा है R² + H² का अंडर रूट। छिन्नक में क्योंकि 2 रेडियस हैं, यहीं पे देखो, तो L हमारा हो जाएगा R² की जगह आ जाएगा R1 - R2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो ये तो L की वैल्यू हो गई। अब आ जाते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया पर। इसका जो शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या है? थोड़ा सा मैं इसको अगर खोलूं तो ये है πRL + πr²। खोल के देख लो, πRL + πr², ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है ये कि इसको ले लो, ठीक है, तो πL और ब्रैकेट में R1², हाँ ये नहीं है भाई, ठीक है, मुझे यही लगा कि मैंने कुछ गलत किया। ये देखो, क्योंकि यहाँ R है ना, πL के ब्रैकेट में R नहीं है, R1 + R2 है,
और जो पाई आर स्क्वेयर है ना उसकी जगह R1 स्क्वेयर भी लग जाएगा और R2 स्क्वेयर भी लग जाएगा। तो इसी से मिलता जुलता आपका टोटल सरफेस एरिया है और ये आपका आ जाता है कर्ड सरफेस एरिया। पाई आर एल था तो पाई एल तो वही रहेगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, जब ये आर है इसके प्लेस पर R1 प्लस R2 आ जाएगा। वॉल्यूम पे आ जाइए, इसकी जो वॉल्यूम है कौन की 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच है, यानी कि 1/3 भी वही है, देखो पाई भी वही है, एच भी वही है, केवल आर स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2। अगर आपको ये सारे फॉर्मूला याद हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो अब मैं इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूँगी जो प्रीवियस ईयर में आपसे बार बार पूछे गए हैं। सैम्पल पेपर और प्री बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम 13.1, देखो बुक आप सामने रख लेना, स्टेटमेंट में नहीं लिखने वाली हूँ, आपको बुक खोलनी है, स्टेटमेंट देखनी है। आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस। 13.1 के पहले चारों क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन 2020 में आया है और बाकी 3 क्वेश्चन 19 और 20 दोनों साल में पूछे गए हैं। कोरोना का उस टाइम दौर चल रहा था तो ये शॉर्ट में 2 मार्क्स में पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 5 में तो नहीं आ सकते हैं, बट 2 पार्ट्स में करके 5 में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपने अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। 13.1 के क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ध्यान देंगे बोर्ड में जो आए हैं वो वाले। सबसे पहला क्वेश्चन 13.1 का ही है, 2020 में आया है। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब मेरे पास 2 घन तो नहीं है, 2 घनाभ मैं कह सकती हूँ हैं। इस तरह के 2 घन हैं मान लीजिए और उनको ऐसे मिला दें तो ये एक घनाभ की शेप बन जाएगी। आपको ये समझना पड़ेगा, 2 लूडो की डाई ली और दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये कहता है कि एक छोटा सा डायग्राम बना देना अगर पॉसिबिलिटी हो तो। भाई ये घनाभ हमारा तैयार हो गया, कैसे हुआ, 2 घन मिलाकर, और एक घन का हमें आयतन पता है। लॉजिक को समझना, सीधा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको। और यहाँ पर बीच में ऐसे और ऐसे एक लाइन और खींच दो। ठीक है भाई, ये हो गया पहला घन और ये हो गया दूसरा घन। 2 घन को ज्वाइन करके, 2 घनों को आपस में मिलाकर एक नई आकृति बनी जो कि आपका एक घनाभ बन गया। हिंट दूंगी, पहले घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो आकृति आई है, जो घनाभ आया है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता होगी। उसके लिए पहले इसको पकड़ना पड़ेगा। मान लो इस एक घन की साइड, मान लो जो छोटा घन है उसकी एक साइड ए है, तो a है तो आयतन कितना हो जाएगा a क्यूब, वो कितना दे रखा है 64 होता है भाई 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, a 4 सेंटीमीटर आ गया। इसकी एक साइड 4 हो गई। जब इन दोनों को मिलाओगे तो 4 + 4 नए वाले घनाभ की जो लंबाई है वो 4 + 4 8, चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी 4 हो जाएगी। तो लेंथ 8, ब्रेड्थ 4 और हाइट भी 4 आ जाएगी। तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा 2LB + BH + HL, LB 8 4 जा 32, BH 16, HL 32, 32 32 64 और 16 80, 80 दूनी 160 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्या दे रखा है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमें एक घन का आयतन दे रखा था जिसकी मदद से हमने उसकी साइड निकाल ली। दोनों घन जोड़ने से जो घनाभ बना तो वो इस 4 सेंटीमीटर की हेल्प से उसकी लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई। अब इसके बारे में जो भी पूछे फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। तो हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, हमने वैल्यू रखी और इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13.1 का ही बेटा सेकंड क्वेश्चन है जो कि 2019 और 20 दोनों ईयर में एग्जाम्स में आया है।
कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। आपने डायाग्राम जरूर बनाना है जिससे आपका क्वेश्चन इफेक्टिव हो जाता है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन, इसी के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है भाई इस तरीके से, ठीक है। अब ये कहता है कि अर्धगोले का व्यास 14 है। ध्यान देंगे, मैं फिर कह रही हूँ, मैं केवल आपको हिंट्स दे रही हूँ, पूरी डिटेल से आपने पेपर में करके आना है। तो रेडियस 7 आ जाएगी भाई, ये 14 है और इसके ऊपर ये बेलन है तो ये भी 14 है, ये 14 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब सुने, इस पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, पूरे बर्तन की, यानी कि यहाँ से लेकर और भाई यहाँ तक कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से समझें, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर का, यानी कि मुझे इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। और ये बर्तन 2 से मिलके बना है, एक अर्धगोले से और एक सिलेंडर से। तो अर्धगोले का भी मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूंगी और सिलेंडर का, और दोनों को जोड़ दूंगी। इसके लिए मुझे अर्धगोले की तो त्रिज्या चाहिए जो कि मुझे मिल गई, कितनी है, 7 है। अब मुझे बेलन की त्रिज्या चाहिए, वो भी मिल गई, 7 है। अब मुझे बेलन की ऊंचाई चाहिए। जो भी फिगर आपको दी जाती है उनकी डायमेंशंस निकालना आपका पहला काम है, क्योंकि वो आपको मिक्स करके दे रखी हैं। अब आप देखो, यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट 13 है, लेकिन जब तुम इसको देखोगे और इसको, तो ये इस अर्धगोले की त्रिज्या है जो कि 7 है। तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बेलन की जो हाइट है वो 6 आ जाएगी, रेडियस 7 आ जाएगा। तो जो कर्ड सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का कर्ड सरफेस एरिया जमा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेना जिन बच्चों को हिंदी में लिखना हो। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वेयर और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान तरीके से करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए आपने क्या करना है, वैल्यू को ना डायरेक्ट पुट नहीं करना है। पहले जितना हो सके उतना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। देखो 2 पाई आर कॉमन है तो ये बन गया आर जमा एच। अब वैल्यू पुट कर दो लास्ट में। पाई की जगह रख दो भाई 22/7, आर की जगह 7, आर की जगह 7 + 6, 7 कैंसिल, बाहर 44, 7 और 6 13, 13 चौकू 52, 5 52, 13 चौकू 52 और 5 कितना होता है भाई 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, उसको देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है बेटा, त्रिज्या एक खिलौना, एक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर है। अब बस उल्टा हो गया, अर्धगोला तो वही है लेकिन इस अर्धगोले पर अब बेलन नहीं है, इसके ऊपर एक शंकु उल्टा करके रख दिया, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो दोनों की त्रिज्या सेम होगी, नहीं तो एक छोटा हो जाएगा और एक बड़ा, एक अंदर रहेगा एक बाहर रहेगा, ठीक है। तो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर है, उसी त्रिज्या उसने बोल भी दिया है। इस खिलौने की पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ये पूरी ऊंचाई 15.5 है, बिल्कुल वही लॉजिक है, बिल्कुल वही। ये त्रिज्या है तो ये भी तो रेडियस है, और रेडियस कितना है 3.5। ये पूरी हाइट 15.5 है, उसमें से अगर मैं रेडियस घटा दूं तो मुझे शंकु की हाइट मिल जाएगी, ठीक है भाई। पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 15.5 है, उसमें से 3.5 घटा दो, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 15.5 घटा 3.5 जो कि 12 सेंटीमीटर है। अब हमें इस पूरी फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि इसका हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया और शंकु का भी। अब हेमिस्फीयर का नहीं, टोटल नहीं, कर्ड, बात को समझना, पूरी फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन ये पूरी फिगर बंद है,
बंद है, बाहर से दिख रही है, तो बाहर से तो शंकु का, इसका हेमिस्फीयर का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है, और इधर शंकु का भी केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है जो कि पाई आर एल होता है, और एल अब आपके पास नहीं है। इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया इन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का जोड़ हो जाएगा। अब ये दोनों खुले हैं, अलग अलग है, लेकिन जब मैं इन्हें बंद कर दूंगी तो ये एरिया और ये एरिया को जब मैं जोड़ूंगी तो पूरी फिगर का टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो एल अब आपने निकालना है, एल होता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर का अंडर रूट, आर है 3.5, एच है 12 का स्क्वेयर, 3.5 35 का हो जाता है 1225। इसका तरीका होता है 5 पंजे 25, 5 का तो स्क्वायर कर दो 25 और 3 को उसके सक्सेसर से गुणा कर दो 4 से, तो 1225 आएगा, और 1225 का 12.25 जमा 12 का आ जाएगा 144। ठीक है, अब 144 में 12.25 जब आप जोड़ोगे तो ये 156.25 आएगा, और 156.25 का अंडर रूट निकालने के लिए आपने 15,625 का अंडर रूट निकालना है। सुन रहे हो मेरी बात को? 15,625। कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, एक एकम एक, ऊपर से उतारा 56, 1 दूनी 2, 2 पे जाएगा, 22 दूनी 44, 2 1, ऊपर से आपने 25 उतारना है, 22 और 2 24, और ये 5 पर चला जाएगा। आप काट कर देख लेना, 125 आएगा। 125 का मतलब 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है मैं आपको स्क्वायर रूट भी सिखा सकूं। तो पूरी फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, ये कंक्लूजन जरूर लिखना है, अर्धगोला का कर्व्ड सरफेस एरिया जमा शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का पाई आर एल। मैंने बोला था अलग अलग मत करना, इसकी वैल्यू अलग इसकी अलग मत रखो, पहले जो कॉमन निकले उसको निकाल दो। पाई आर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बच गया 2r जमा एल, वैल्यू जो पता है वो पुट कर दो। पाई 22/7, आर 3.5 है तो मैं इसको 35/10 कर दूंगी। 2r, आर 3.5 है, उसका दुगना करोगे तो ये 7 बनना है, और एल 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 कितना आया था 12.5। ठीक है भाई, ये देखो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 11, बाहर तो 11 बन गया, और अंदर 12 और 7 19.5 बन गया। 5 9 और 5 14, 9 और 1 10 और 1 11, ये आना चाहिए 214। यस, वी आर राइट। तो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है, अब मैं वो बताने जा रही हूँ। क्या कहता है 4th क्वेश्चन? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। ये एक ब्लॉक है भाई, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर में से ऐसा एक टुकड़ा उठाना और उस पर एक कटोरी को उल्टा करके रख देना। ठीक है भाई, ये तो ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर एक कटोरा, एक बॉल, एक अर्धगोला उल्टा करके रखा गया है। तो जब आप उसको रखोगे ना तो वो ये पूरा एरिया को ऐसे कवर करेगा, और ये आपका अर्धगोला वहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब बात को सुनो। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो भाई अधिकतम व्यास तो यही हो जाएगा जितनी इसकी भुजा है। तो अर्धगोले का पहले प्रश्न का जवाब तो हमारा हो गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है भाई, अब जितनी मेरी सरफेस होगी मैं वही डब्बा फिर उठा रही हूँ। ये देखो, अब इस पे मैं इतना छोटा सा एक ढक्कन भी रख सकती हूँ, और मैक्सिमम इतना रख सकती हूँ जितनी इसकी साइड्स हैं। तो इसकी साइड 7 है, तो 7 सेंटीमीटर तक मैं रख सकती हूँ। ये तो है पहला प्रश्न। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस पूरी फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकालना है। अब यहाँ थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है
कि इसमें विजिबल क्या क्या है। बहुत ध्यान से देखना बेटा कि इसमें ये वाला हिस्सा, ये वाला, 4 हिस्से तो इसके क्या बोलते हैं इसको, क्यूब के, एक नीचे वाला, 5 तो ये दिख रहे हैं। ऊपर से आपको ये कटोरा दिख रहा है, ठीक है, यानी कि इस अर्धगोले का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है। इस घन के 5 पृष्ठ आपको दिख रहे हैं और ऊपर से, अब ऊपर का हिस्सा समझना जहां पर ये रखा है, हाँ, ये इस अर्धगोले का और इस घन का ऊपरी हिस्सा है, तो अर्धगोले ने इसको ऐसे कवर कर लिया। समझो मेरी बात को, अर्धगोले ने इसको ऐसे कवर कर लिया तो भी ये हिस्सा तो दिखाई देगा भाई, ये हिस्सा तो हमें दिखाई देगा कि नहीं देगा। जब भी आप एक स्क्वेयर शेप पर, जब भी आप एक इस तरह की शेप पर कोई गोल चीज रखोगे तो किनारे तो दिखेंगे ना, तो वो भी पृष्ठ हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जितनी सरफेसेस आपको विजिबल हैं। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा, मेरी बात को ध्यान से सुन लो कि इसका टोटल सरफेस एरिया ले लो 6 का, क्लियर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस अर्धगोले का ये वाला क्षेत्रफल इसमें से घटा दो। या दूसरा तरीका, 5 तो ये लिए, इसका लिया, फिर छठे में से ये घटाना पड़ेगा, वो एक ही बात है। तो आपने लिख देना है कि दी गई आकृति का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, घन का टोटल सरफेस एरिया जमा, इसको क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर को हिंदी में हम बोलते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, भाई घन के 6 जोड़ दिए, ये ऊपर वाला भी पूरा जुड़ गया, लेकिन उसमें से ये हिस्सा हमें दिख नहीं रहा तो इसको घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसकी जो भुजा है, घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², अर्धगोले का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², और इसमें से πr² को माइनस कर दो। साइड कितनी है, 7 है, 2πr² माइनस πr², ये हो गया πr, 7 6 × 49, और ये हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या व्यास 7 है पूरा, तो त्रिज्या 7/2 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर दो, 2 11 7 77 6 9 54, 5 6 चौक 24 और 5 29 जमा 77/2 सॉल्व कर लेना। दी गई फिगर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो 13.1 के सभी क्वेश्चंस मेरे उस पर पूरी एक्सरसाइज मैंने करा रखी है। बाकी 7th 8th 9th को आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हो, सरसरी नज़र डाल सकते हो, या सॉल्यूशन भी चाहो तो 13th चैप्टर चैनल पर फुल्ली अपलोड है। 13.1 मैंने करवा रखी है, तो वहाँ से आप इन तीनों का सॉल्यूशन देख लेना अगर 13.1 के कुछ और क्वेश्चंस आपने करने हैं। 13.2 के क्वेश्चंस बोर्ड में तो मुझे दिखे नहीं हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं आपको करवाना चाहूँगी। 13.2 का 5th क्वेश्चन है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। 13.2 का 5वां क्वेश्चन ध्यान देंगे, उल्टा शंकु यानी इस तरीके का है ये, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, जिसका ऊपर का सिरा खुला हुआ है और उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह ऊपर तक पानी से भरा है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। जब इसमें शीशे की कुछ गोलियां, अब गोली हो गई तो क्या हो गई, स्फेरिकल हो गई, जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अगर मैं एक गोली की बात करती हूँ तो उसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और ऐसी कुछ गोलियाँ डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया। भाई ये ऊपर तक भरा था, इसमें पता नहीं कितनी गोली डाली, माना गोली कितनी डाली, x। सुन ले मेरी बात ध्यान से, जितनी गोली इस बर्तन में डाली वो x गोली डाली। x गोलियां डालने से 1/4 पानी बाहर निकल गया,
तो शीशे की गोलियों की संख्या बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप पानी का गिलास लो भरा हुआ, उसमें एक गेंद, कंचा, कोई भी चीज़ डालोगे तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा। तो ये नियम होता है पास्कल का है, किसका है, साइंस का मुझे याद नहीं है, कि जो भी चीज़ आप पानी में डालोगे उसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, साइंस तो अभी आप 10th में पढ़ ही रहे हो। उसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये जो x गोलियां मैंने इसमें पानी में डाली, तो उन x गोलियों का जितना आयतन है उतना पानी बाहर निकल गया। और पानी कितना बाहर निकला? इस पूरे का 1/4। तो इसका 1/4 पानी का आयतन और शीशे की जितनी गोली हमने डाली उनका आयतन बराबर है। मेरी बात ध्यान से सुनना। x गोली हमने पानी में डाली, जिसको लॉजिक समझ आ गया उसको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। x गोलियों का आयतन और 1/4 पानी का आयतन, शंक्वाकार, समझ जाना बात को। इसमें से जो 1/4 पानी बाहर निकला उसका आयतन और इन गोलियों का आयतन बराबर है। ठीक है, इस x को यहीं रखते हुए एक गोली का आयतन मैं उधर ले जाऊं तो 1/4 पानी के आयतन को अगर मैं एक गोली के आयतन से भाग कर दूं तो मुझे शीशे की गोलियों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है बात। इसी तरह के क्वेश्चन हम 9th में करते थे कि भाई ये इस रूम का घनाभाकार कमरा है, उस गोदाम में कितने क्रेट रखे जा सकते हैं, तो हम गोदाम के आयतन को क्रेट के आयतन से भाग कर दिया करते। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट कराऊंगी। पानी शंकु की शेप में है तो यहाँ शंकु का फॉर्मूला लगेगा 1/4। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। और गोली क्योंकि स्फेरिकल है तो स्फीयर का आयतन होता है 4/3 पाई r³। अब एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों का रेडियस अलग अलग है। कोन का रेडियस 5 है तो मैं उसे कैपिटल R ले रही हूँ और हाइट तो एक ही की आएगी तो ये 8 हो गई। और इसका रेडियस 0.5 है तो मैं इसे स्मॉल r ले रही हूँ। समझ आ गया? अब मेरी बात सुनो, पाई से पाई कट गया, नीचे इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, और ये 4 यहाँ जाकर 1/16 बन जाएगा। मैथ आता है कि नहीं? 1/4/4/3 तो उल्टा करो तो 3/16 आ जाएगा ना ये। लेकिन एक 3 यहाँ पहले से मौजूद है, एक 3 यहाँ पहले से मौजूद है तो एक दूसरे को काट देंगे, 1/16 आ गया। r का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25। h हाइट कितनी है? 8। r³ का मतलब 0.5 का क्यूब। 0.5 का मतलब हो गया 5/10, 5/10 और 5/10। तो 3 बार 5 यहाँ लगाया और 3 बार 10 मैंने यहाँ लगा देना है। 5 पंजे 25, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10। बिल्कुल सिंपल, 10 10 जा 100। 100 शीशे की गोलियां पानी में डाली गई हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इस तरह के क्वेश्चन की। और कैलकुलेशन मैं बार बार कह रही हूँ कि सबसे लास्ट में करनी है। ऐसा मत करना कि पहले आप इसका आयतन निकालो फिर इसका निकालो फिर आप भाग में ही लगे रहो। नहीं, फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला में भी जितना कटता है काट दो, लास्ट में वैल्यू रख के कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट में करेंगे तो आसान रहेगा। एक 13.2 का ही 6th क्वेश्चन है जिसका मैं केवल हिंट दे रही हूँ। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, सुनो ध्यान से, 220 सेंटीमीटर की ऊंचाई है एक बेलन की, ये बेलन है भाई। और स्टेटमेंट एक बार में समझ में ना आए तो भाई 2 बार पढ़नी है, कम से कम स्टेटमेंट तो समझ आनी जरूरी है। इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 है। व्यास 24 है तो रेडियस आप बाद में निकाल लेना। व्यास 24 है तो इसकी जो हाइट है वो हो गई 220 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। मैंने बड़ा आर क्यों लिया अभी बताऊंगी। और इस पर इसके ऊपर त्रिज्या ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 वाला एक और बेलन है। इसके ऊपर एक और बेलन है भाई,
ठीक है, बेलन पे बेलन है भाई, ये ध्यान देना। तो इस छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब आपको समझ आ गया मैंने छोटा और बड़ा क्यों लिया। छोटे की ऊंचाई 60 है, छोटे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे पर हैं और ये लोहे का बना हुआ है, प्रॉपर पूरे का पूरा लोहे से फिल्ड है सारा। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है वो ये कितना कह रहा है, 8 ग्राम कह रहा है। और ये भी कहता है कि पाई को आपने 3.14 लेना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लास्ट में मॉडिफाई कर दिया। जब ये घन सेंटीमीटर बोल रहा है तो ये इसकी आयतन की बात कर रहा है। आपने क्या करना है, इस पूरी फिगर की वॉल्यूम यानी आयतन निकालना है। तो इस पूरी फिगर का जो आयतन आएगा वो बड़े बेलन का आयतन जमा छोटे बेलन का आयतन आएगा, पाई आर स्क्वेयर एच जमा पाई आर स्क्वेयर एच, बट पाई कॉमन। और इसकी कैलकुलेशन अब तुम खुद कर लेना, ठीक है। पाई की जगह 314/100 आर और ये सब वैल्यूज हैं। इस पूरे स्तंभ का आयतन आ गया, आयतन नहीं पूछा उसने, इसका द्रव्यमान पूछा है। तो जो भी आयतन आए वो घन सेंटीमीटर में आएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, पूरे के पूरे पिलर का द्रव्यमान आपको मिल जाएगा। तो 13.2 में से क्वेश्चन कोई प्रीवियस ईयर में ज़्यादा दिखे नहीं थे, ये 1-2 क्वेश्चन मुझे दिखे थे तो मैंने आपको करवा दिए हैं। जब हम एक्सरसाइज 13.3 की बात करते हैं तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जा रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये 2013 में, 16 में, 17 में और 18 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन, और ये प्री बोर्ड में भी पूछा गया है। सुन ले मेरी बात ध्यान से, यही सेम क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी पूछा गया है, तो मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझ रही हूँ। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले बेलन में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। 13.3 का लॉजिक समझ लो, एक फिगर पकड़ेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, दूसरी में बदल देंगे। दोनों में कॉमन चीज क्या है, वॉल्यूम, आयतन। जिस मटेरियल से बेलन बना था उसी मटेरियल से गोला बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को समझना है, पढ़ना है, दोनों फिगर्स की वॉल्यूम निकालनी है और दोनों को बराबर रखना है। जो भी पूछा जा रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये कह रहा है कि एक धातु का गोला है, ये गोला है, ये इसकी त्रिज्या है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाया, पिघला के इसका एक बेलन बना दिया, ठीक है, और उस बेलन की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। तो नाम अब बदलना पड़ेगा, आर कर देंगे बड़े वाला, और हाइट आपने इसकी निकालनी है, ठीक है। ये इसी से इसको कन्वर्ट किया है, तो जितना लोहा इसमें था उतना ही इसमें लगा होगा। तो ये तो हो गया गोले का त्रिज्या है। और अब हम बात कर रहे हैं बेलन के बारे में। तो बेलन की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, हाइट हमको पता नहीं है। हमें सिर्फ एक बात ये सब ऐसे नहीं करना, पूरा एग्जाम में लिख के आना है। गोले की त्रिज्या बराबर है इतनी, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, माना बेलन की ऊंचाई बराबर है h सेंटीमीटर। अब हमें क्योंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, ये लाइन जरूर लिखनी है, क्योंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, इसलिए जिसका वैल्यू निकाल ली हो ना उसको लेफ्ट में रख लो। हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी, तो मैं बेलन लेफ्ट में रख लेती हूँ, मुझे आसान रहेगा। मुझे क्या, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। तो बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन। अब बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई, ये ध्यान रखना आर बड़ा लिया है, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फायदा, अब कई बच्चे फिर वही बात आ जाती है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं, फिर इक्वल रखते हैं। मत करो ऐसा, एक ही बार में कैलकुलेशन करो। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू 6 है, एच पता नहीं है, आर कितना है भाई 4.2 है, तो 4.2 का मतलब मैंने यहाँ रख दिया 42/10, 42/10 और 42/10। एच निकालना है,
अगले स्टेप में ये 6 का स्क्वायर यानी 36 को यहाँ नीचे ले आना। वी आर डन। 6 7 42, 6 7 42 काटेंगे या नहीं? 3 पे 3 एकम 3 और भाई 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 5 को ना काटें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं नहीं काट रही। क्यों नहीं काट रही? क्योंकि 10 वाली टर्म से डिवाइड करना ना बहुत आसान हो जाता है। 10 10 10 नीचे 1000 जब आएगा ना, ये बहुत छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ जो आपका टाइम बचाएंगी। ये 1000 जब नीचे आएगा तो भाग करना आसान हो जाएगा। तो 4 7 7 और 14 को अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये 2744 आएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपकी बेलन की हाइट आ जाएगी। इसी को मेरी बात सुन लें, इसकी स्टेटमेंट को चेंज करके 5.6 सेंटीमीटर करके 2017 में कंपार्टमेंट में भी पूछा गया है। ये वाला सेम क्वेश्चन बिल्कुल कि इसको पिघलाकर बेलन बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। इसी एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा गया है। फटाफट साथ साथ करते हैं। दूसरा देखें भाई जल्दी से। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। उस बड़े गोले की त्रिज्या निकालो। ये 3 छोटे छोटे गोले थे, अलग अलग उनकी त्रिज्या थी। एक की त्रिज्या 6 थी, एक की 8 थी और एक की 10 थी। ठीक है, R1 6। ये 2018 में पूछा गया है। मैं बोलती हूँ उस बात को भी ध्यान से सुना करो। R3 10। तीनों को पिघलाया, अलग अलग लोहा निकला, पूरा इकट्ठा करके एक बड़ी बॉल बना दी। उसकी त्रिज्या मान लो कितनी है? R। तो बड़े गोले का आयतन, सुन लो मेरी बात ध्यान से, बड़े गोले का आयतन बराबर है पहले जमा दूसरे जमा तीसरे गोले का आयतन। सोल्व मत करना, पहले फॉर्मूला रखना। 4/3 पाई R क्यूब और ये बनेगा 4/3 पाई R1 क्यूब पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब। तीनों में से 4/3 पाई कॉमन ले लो। R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब। ध्यान दो, दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का 8 और 2 64, 512 होता है जहाँ तक, हाँ 512 होता है। 10 का हो जाएगा 1000। ये हो गया 6 और 2 8, 2 1728 और 1728 होता है 12 का क्यूब। तो नए गोले का रेडियस कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 13.3 का थर्ड क्वेश्चन, सुन लो मेरी बात, प्री बोर्ड में आ चुका है और प्री बोर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएगा। मैं डाल चुकी हूँ तो वहाँ से कर लेना। और 13.3 का ही फोर्थ क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर में आ चुका है, बट मैं इसको करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.3 का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको भी समझ लो। ये 2013 में, 14 में, 15 में और 18 में आया है। ये क्या कहता है? व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। बड़े ध्यान से समझना है। ये एक कुआं है जो कि 100% क्या है? बेलनाकार है। इसका जो व्यास है वो 3 मीटर है और इसको जब खोदा गया तो ये जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 14 मीटर तक गहरा उसको खोदा गया। ठीक है, तो कुएं के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो कुएं की जो त्रिज्या है वो 3/2 मीटर हो जाएगी क्योंकि व्यास 3 है। कुएं की जो गहराई है H ही बोलूँगी मैं उसको, वो 14 मीटर है। कुआं अंडरग्राउंड है, गहरा है, बट H बोलेंगे उसको। इसमें से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी
एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। ये जो वलय शब्द है ना, ये आपने समझना भी है वलय शब्द को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। थोड़ा दूर हो गया भाई, एक मिनट, डायग्राम आना भी बहुत ज़रूरी है। डायग्राम समझ आ गया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ये उसी कुएं के इससे ऊपर वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो ज़्यादा आसान था, क्योंकि उसमें से तो ना कुएं में से मिट्टी निकाली और अलग से एक घनाभाकार चबूतरा बना दिया जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी, ऊंचाई बतानी है, तो कुएं की मिट्टी का आयतन और उसको बराबर कर दिया एंड वी आर डन। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, 4 मीटर चौड़ी, तो ये जो चौड़ाई है ना, ये कितनी है, 4 मीटर, और वृत्ताकार वलय के रूप में एक चबूतरा इसके चारों तरफ बना दिया गया है। जो बच्चे गांव के हैं उन्होंने तो ये कुएं के चारों तरफ देख भी रखा होगा। अब वलय समझ लो क्या होता है। रिंग, अरे ये एक सर्कल है और इसके चारों तरफ एक और सर्कल हम बना दें और ये बीच वाला कट जाए और ये जो हिस्सा है ये एरिया वलय कहलाता है। रिंग पे हाथ में अंगूठी डालते हो तो अंदर से खोखली होती है, थोड़ी सी चौड़ी अंगूठी, चौड़ा होगी अंगूठी आपकी, तो कैसी होगी कि भाई इतनी चौड़ी अंगूठी मान लो, आर और बड़ा आर भी ले सकते हो। तो ये जो आपका फॉर्मूला बन के तैयार होगा ये बन जाएगा पाई इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये इसमें से मिट्टी निकाली और ये चारों तरफ इस मिट्टी को फैला दिया, चारों तरफ इस मिट्टी को फैला दिया कुएं के चारों तरफ, बल्कि कुआं ना और बीच में ले जाओ थोड़ा सा। तो बेटा ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने इसका मुंह, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये चारों तरफ मिट्टी फैली हुई है, ये सारा, यहाँ खड़े होकर हम इसमें से पानी ले सकते हैं। तो ये ऊपर की जो मुंह है ये तो बन गया भाई वलयाकार। अब ये अंदर तो छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3/2 है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा ये रास्ता चबूतरा बनाया है, तो ये 4 इस 3/2 में जुड़ेगा, तो इस पूरे बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी जिसे हम आर कहेंगे। तो ये बनेगा 4 दूनी 8 और ये बन जाएगा 11/2 मीटर। ठीक है, ऊपर की शेप ऐसी बनने वाली है जिसमें बड़ा आर आ गया 11/2, छोटा आर आ गया 3/2 और ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल हमारा इससे निकल गया। अब इस पूरे चबूतरे में जो मिट्टी लग रही है वो कुएं में से ही निकल के लग रही है, तो कुएं की मिट्टी का आयतन और चबूतरे का आयतन बराबर होगा, लेकिन चबूतरा की जो शेप है वो तो वलयाकार है और उसका हमने फॉर्मूला सीखा नहीं है। लेकिन किसी भी आकृति में अगर आधार के क्षेत्रफल को, आधार यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी, उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, तो मान लो इसकी ऊंचाई कैपिटल H है, तो इस वलयाकार चबूतरे का आयतन आ जाएगा। लेकिन वलयाकार चबूतरे का आयतन और कुएं की मिट्टी का आयतन भी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर है वलयाकार चबूतरे का आयतन। समझो बात को, कुआं तो बेलनाकार है, पाई आर स्क्वेयर H, और वलयाकार चबूतरे का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर 13 चैप्टर मेरे द्वारा समझाया गया आपने देखा है, उसमें मैंने ये डिटेल दे रखी है। तो पाई आर की जगह लग गया 3/2 का स्क्वायर, H की जगह लग गया 14। आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके सामने है, आर स्क्वायर यानी कि 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और गुणा H। पाई से पाई कट गया, 9/4 गुणा 14, 121/4 घटा 9/4 गुणा H। हाँ, ये आ गया 63/2, 112/4, आर पार गुणा कर देना। और जब तुम इसको काट पीट लोगे तो जो H की वैल्यू है वो हल कर लेना, 9/8 मीटर आ जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 मैंने बताया 13.3 के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 13.3 का 6th क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2016 में और 18 में आया है। 13.4 से कोई 1-2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं,
तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे थी नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी हो तो इसी चैप्टर का रिवीजन लास्ट ईयर भी मैंने कराया था, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। ये 13.3 का 6th क्वेश्चन है। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास, बहुत ध्यान से सुनना बात को, ये जो व्यास है वो 1.75 सेंटीमीटर है और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। भाई किसी सेठ साहब के पास बहुत सारे चांदी के सिक्के हैं और वो उन सबको पिघला के उस चांदी से एक घनाभ यानी एक ईंट, एक बिस्किट बनवाना चाहते हैं चांदी का। तो वो सोच रहे हैं कि कितने सिक्के पिघालूं कि भाई मेरी इतनी साइज की ईंट तैयार हो जाए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस आयतन को इस आयतन से भाग कर दो, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो आपको मिल जाएगा। अब चांदी का सिक्का घना ये बेलनाकार होगा, थोड़ा सा मोटा है ना थोड़ा सा, तो बेलनाकार होगा जिसकी त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे, ऊंचाई मिलीमीटर में सेंटीमीटर में करेंगे, घनाभ पहले ही सेंटीमीटर में है, तो ये लंबाई है घनाभ की, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तीनों को गुणा करोगे तो ये तो आ गया घनाभ का आयतन। इसको तो यहीं रिजर्व कर लो। एक चांदी के सिक्के का व्यास, ठीक है, कितना है 1.75 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.75 बटे 2, डेसिमल हटाना है तो बटे में 200, 25 7 175 और 25 8 200, अगर मैं ठीक हूँ, हाँ ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 2 मिलीमीटर है, जिसे 2/10 सेंटीमीटर हम कर देंगे। क्लियर है। अब कितने सिक्के पिघलाएं कि ये एक ईंट, एक घनाभ, एक बिस्किट सा हमारा तैयार हो जाए। तो जितने सिक्के हमें, मैंने पहले ही बोला इसको यहाँ गुणा मत करना, इसको भी मत निकालो, मैं डायरेक्ट करूँगी। सिक्कों की संख्या बराबर है घनाभ का आयतन बटे एक चांदी के सिक्के का आयतन। लिख लेना आप। ये है बेटा 5.5 जो कि बन जाएगा 55/10, ये 10 और ये 3.5 है तो ये बन जाएगा 35/10। समझ रहे हो ना, 55/10, 35/10 और एक और 10। और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। तो यहाँ पाई की जगह तो मैं रखने जा रही हूँ 22/7। आर का स्क्वायर करना है जो कि 7/8 है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, 7/8, तो 8 2 बार ऊपर चला जाएगा और 7 2 बार नीचे आ जाएगा। हाइट 1/5 है तो 1 यहाँ आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। समझ आया या नहीं आया भाई? ये था 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 बटे πr²h। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इसको तो कर दिया 55, नीचे आ गया 10, ऊपर 10, 35 के नाम का 10, पाई के नाम का 22/7, r² का मतलब है 7/8 गुणा 7/8 गुणा 1/5। अब यहाँ आ जाओ 55/10, 10, 35, ये 7 ऊपर चला गया, ये 8 ऊपर चला गया, ये 8 ऊपर चला गया, ये 5 ऊपर चला गया, नीचे ये रह गया, 10 से 10 कट गया। सॉल्व कर लो भैया, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और देखो भाई 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 7 पंजे 35। नीचे से सब खत्म, ऊपर रह गया 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 और 50 को 8 से करोगे तो 5 8 40, 400 सिक्के उसको पिघलाने पड़ेंगे इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 2016 में और 2018 में आपसे पूछा गया था। और एक छिन्नक का छोटा सा क्वेश्चन है 13.4 का। छिन्नक का मैं फिर कह रही हूँ नहीं आए हैं एग्ज़ाम्स में, बहुत कम आए हैं।
अगर आते भी हैं तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब मैं बात कर रही हूँ भाई 13.4 के सेकंड क्वेश्चन की, ध्यान देंगे 4 की बात कर रही हूँ ना मैं, हाँ 13.4 के सेकंड क्वेश्चन की। देखें जरा स्टेटमेंट, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ये छिन्नक है, ठीक है भाई, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, एल दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 और 6 हैं, ये परिमाप 18 है, इसकी त्रिज्या कितनी लेते थे, R1, परिमाप का मतलब परिधि यानी कि 2 पाई R1 तो 18 है, और ऊपर वाले का जो परिमाप है जिसको हम छोटी त्रिज्या लेते थे R2, 2 पाई R2 कितना है 6। देखो क्वेश्चन कितना घुमा रखा है। अब आपने करना क्या है, आपने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का निकालना है। तो छिन्नक, ये भाई 13.4 का सेकंड क्वेश्चन है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई L इंटू R1 जमा R2। अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रही हूँ, L को अलग ले जाओ, L को उठा के यहाँ ले जाओ, तो ये बन गया पाई R1 जमा पाई R2 ब्रैकेट में L। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा मज़ेदार छोटा सा क्वेश्चन है। आपको नीचे वाले की परिधि दे रखी है, नीचे वाले की त्रिज्या को R1 मान लो, तो परिधि हो गई 2 पाई R1, 2 पाई R1 हो गई, तो पाई R1 कितना हो गया, 2 × 18, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ गई, त्रिज्या मत निकालने लग जाना। अब यहाँ आ जाओ, 2 पाई R2 6 है, तो पाई R2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो पाई R1 की वैल्यू 9 आ गई, पाई R2 की 3 आ गई, L की वैल्यू 4 है, 9 और 3 12, 12 चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये थोड़ा अलग था। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डायरेक्ट हर चीज़ आपको दे रखी है। मान लो मैं पहले ही क्वेश्चन की बात कर लूँ, चलो एक और बता देती हूँ, आप कहोगे कि नहीं बताया। पानी पीने वाला एक गिलास 14, पहला क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, ध्यान देना, सिर्फ हिंट दूंगी, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छिन्नक के आकार का है, ये ऊंचाई 14 है, यानी H की वैल्यू 14 है। दोनों सिरों के व्यास 4 और 2 है, पूरा व्यास 4 है, तो पहली त्रिज्या जो बड़ी त्रिज्या है वो 2 हो जाएगी, छोटा व्यास 2 है तो 1 हो जाएगी। इसका धारिता निकालनी है, धारिता का मतलब आयतन निकालना। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वेयर R2 स्क्वेयर R1 R2 मल्टीप्लाई बाई H। सब कुछ आपके पास है, H है, R1 है, R2 है, इसमें पुट करो और सॉल्व कर दो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, तुर्की टोपी दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई भी है, दोनों त्रिज्या भी दे रखी हैं, तो इसमें बनने वाले पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सब चीज़ें आपके पास है, फॉर्मूला में पुट कर देने हैं। तो ये लगभग मैंने मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम में, वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मैंने प्रीवियस ईयर का छोड़ा है। फिर भी कोई डाउट है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। कोई और क्वेश्चन आपने देखना है तो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है पूरा चैप्टर लगभग। तो अभी 2 दिन आपके एग्ज़ाम्स के रह जाते हैं, तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसकी सबसे पहले ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तो उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। अब नई चीज़ को सीखने पर आपने ध्यान नहीं देना है, टेंशन फ्री होकर आपने एग्ज़ाम देना है, सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नई चीज़ की तरफ अब नहीं दौड़िएगा कि भाई ये क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं किया, इसको करूं, उसके चक्कर में वो 2 नंबर 4 नंबर का एक क्वेश्चन सीखने के चक्कर में आप अपना 70-75 नंबर का नुकसान कर सकते हो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आपको आता है उसको अच्छे से करो। कोई डाउट है आप मुझे लिखो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे लिखो और अपनी अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।